हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आसान वॉइस। मैं हूं आपके साथ कैमी। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूं LIC का AAO मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे के पूरे डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। तो प्लीज़ एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसके LIC AO का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं, मतलब कितने सारे स्टेज में एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। इसके एज क्राइटेरिया क्या है और LIC AO का जो रिकमेंड होते हैं, कितने सारे पोस्ट में रिकमेंड होते हैं और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या लगता है, पूरे के पूरे डिटेल्स हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसके लिए सिलेबस, क्या क्या सिलेबस रहते हैं, सारे के सारे डिटेल्स हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, LIC AAO मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, टोटल 3 स्टेज आपको देना पड़ता है, मतलब एग्ज़ाम देना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आपको एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर प्रीलिम्स में मतलब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका नाम आएगा और आप दे सकते हैं मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या होते हैं, फर्स्ट टाइम मेन एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके साथ ही आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर्स देना पड़ता है। अगर इसी 2 एग्ज़ाम में आप पास करते हैं तो आपको एक इंटरव्यू मतलब पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको, अगर पर्सनल इंटरव्यू में आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको एक प्री मेडिकल टेस्ट देना भी पड़ता है। इसके बाद आपका लिस्ट मतलब प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आते हैं तो आप बन जाते हैं LIC AAO प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब एक 1 साल का प्रोबेशन पीरियड में आपको रहना पड़ता है। इसका जो एज क्राइटेरिया है, चलिए जान लेते हैं इसका एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया में आपको मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। तो जिनका 21 to 30 ईयर्स तक एज है वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और LIC AAO बनने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन, जिनका एज 30 आप हो गए हैं उन लोगों को भी दे पाएंगे, उसके लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स और PWBD मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स, PWBD SC ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर्स, PWBD OBC कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है LIC AAO पोस्ट, मतलब LIC AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कितना सारा पोस्ट में एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होता है जनरलिस्ट, एक पोस्ट होता है जनरलिस्ट पोस्ट, जिसका क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी एक इंडियन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एक जनरलिस्ट पोस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है AE मतलब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर मतलब आर्किटेक्ट, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट इंजीनियर स्ट्रक्चरल, असिस्टेंट इंजीनियर MEP इंजीनियर्स, AAO चार्टर्ड अकाउंटेंट, AAO ऑक्टोरियल, AAO लीगल, AAO राजभाषा और AAO IT। इतने सारा पोस्ट में AAO जो एग्ज़ाम लेते हैं, LIC AAO एग्ज़ाम का इतना सारा पोस्ट में इतना सारा पोस्ट में एग्ज़ाम लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो कौन सा पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो पहले हम लोग बता देते हैं आपको। फर्स्ट टाइम जो पोस्ट है जनरलिस्ट, उसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मिनिमम ग्रेजुएशन है 21 to 30 ईयर्स के आप बीच में आपका एज है, तो आपको जो जनरलिस्ट पोस्ट में है AAO का, उसी पोस्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं AE मतलब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आपको BTech और BE सिविल किसी भी एक AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए और मिनिमम 3 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद AE इलेक्ट्रिकल, AE इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक BE इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, ठीक है। AICTE रिकॉग्नाइज एक इंडियन यूनिवर्सिटी से किसी भी इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए और मिनिमम 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आता है असिस्टेंट आर्किटेक्ट। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए बीटेक B आर्किटेक्ट होना चाहिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से और 3 इयर्स एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद AE स्ट्रक्चरल, AE स्ट्रक्चरल के लिए आपको MTech होना चाहिए ME स्ट्रक्चरल में, ठीक है। और AICTE रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी से आपको पास होना चाहिए। उसके बाद आता है AE MEP इंजीनियर्स, इन लोगों के लिए बीटेक और BE मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पोस्ट में आपको पास होना चाहिए और AICTE रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके बाद होता है AAO चार्टर अकाउंटेंट। चार्टर अकाउंटेंट के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी और आपको फाइनल एग्जाम में पास होना चाहिए चार्टर अकाउंटेंट का, ठीक है। उसके बाद आता है AAO ऑक्टरियल। AAO ऑक्टरियल जो पोस्ट है आपको मिनिमम बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी, ओके। उसके बाद AAO लीगल, लीगल में बैचलर्स डिग्री इन लॉ LLM फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद आता है राजभाषा। AAO राजभाषा जो है इसमें आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए और मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे अलग अलग क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में इंग्लिश सब्जेक्ट आपको होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपको इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए और हिंदी सब्जेक्ट रहना चाहिए बैचलर्स डिग्री में। तो आप राजभाषा AAO राजभाषा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन संस्कृत। अगर आप संस्कृत में मास्टर डिग्री कर चुका है और साथ ही साथ इंग्लिश आपका बैचलर्स मतलब बैचलर्स डिग्री में इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है AAO IT। AAO IT में आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग जैसे कंप्यूटर साइंस IT और इलेक्ट्रॉनिक्स और MCA होना चाहिए और MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये था फ्रेंड्स आज का AAO का इतना सारा पोस्ट और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल जाता है इसका सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट टाइम इतना सारा पोस्ट का एक ही एग्ज़ाम होगा, वो प्रीलिम एग्ज़ाम। सबको प्रीलिम एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। सबका सेम सब्जेक्ट सेम सब कुछ, प्रीलिम एग्ज़ाम देने के कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मेन एग्ज़ाम जो है उन लोगों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे प्रीलिम एग्ज़ाम 3 सब्जेक्ट में होते हैं, एक तो रीजनिंग एबिलिटी, एक इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग एबिलिटी में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन आता है, 35 मार्क्स का। दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम अलॉटमेंट रहता है 20 मिनट्स ईच सब्जेक्ट में। उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं टोटल 30 क्वेश्चन आता है इंग्लिश लैंग्वेज में और 30 मार्क्स का टोटल, इसमें भी 20 मिनट्स ड्यूरेशन दिया जाता है, ठीक है। ये था प्रीलिम एग्ज़ाम। अगर प्रिलिमिनरी में पास करते हैं तो जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं तो मेंस एग्ज़ाम में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। टोटल मेंस एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप 25 मार्क्स का। इसमें अलग सिर्फ जनरलिस्ट कैंडिडेट के लिए जो AAO जनरलिस्ट बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो सब्जेक्ट रहते हैं आप लिख सकते हैं। एक रहते हैं रीजनिंग 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होते हैं, एक जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 90 मार्क्स, एक डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 90 मार्क्स और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ठीक है, इसके भी 40 मार्क्स का। टोटल 2 आवर्स दिया जाता है। उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं जिसमें आपको 30 मिनट्स दिया जाता है, टोटल 2 क्वेश्चंस, ठीक है, और 25 मार्क्स ईच क्वेश्चन का, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का होते हैं
एक प्रेसिस ऐसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग। ठीक है, ये था AAO जनरलिस्ट कैंडिडेट के लिए। बाकी सब कैंडिडेट के लिए एक ही मेन एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, देखिए मेन एग्ज़ाम में उन लोगों के लिए रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स, प्रोफेशनल नॉलेज, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। ठीक है, इतना सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, किन किन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स, कितना क्वेश्चन, कितना टाइम अलॉटमेंट है आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का LIC AAO जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिकमेंड होते हैं, इसी सब्जेक्ट में आप रिकमेंड होते हैं। आप प्रिपरेशन ले सकते हैं। इस वीडियो को और एक बार चाहे तो आप देख सकते हैं और इसको नोट करके आप पूरा के पूरा प्रोसेस जान सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर और ज़्यादा जानना चाहता है तो आप जान सकते हैं इसी वेबसाइट में जाके। देखिए www.licindia.in। ठीक है, इसी वेबसाइट में जाके आप इसके बारे में और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में और सब अच्छे से जान सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करे हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, एज क्राइटेरिया, कितने सारे पोस्ट होते हैं और इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और इसके लिए सिलेबस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो आपका इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कैसे लगा वीडियो। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बस फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू।